हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल। तो हम अपने कोर्स मैथ का महाकुंभ के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और आज हम जिस चैप्टर के ऊपर पहुंचे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके साथ में ही बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। आप ये मान के चलिएगा कि इसमें से बहुत अच्छे सवाल बनने के चांसेस आपके बोर्ड के पेपर में रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे बिना देरी के एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाकर वो पहले के वीडियोस देख सकते हैं, उनको अपने एग्जाम के अंदर डेफिनेटली फायदा ही होने वाला है। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। रोज की तरह ही मैं फिर तुमसे ये बोलूँगा कि कॉपी पेन लेकर चेयर पर बैठ जाइए, सामने टेबल हो, लेट कर नहीं देखना है वीडियो, थोड़ा फोकस रखिएगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले कवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे, तो कोई भी चीज़ स्किप कर सकती है, तो आप थोड़ा सा तैयार रह के। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मैं आपको थोड़ी चीजें बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास में इस सर्कल है और अगर मैं इस सर्कल की कोई सी भी दो रेडियस पिक करता हूं, जैसे सेंटर O, मान लीजिए OA एंड OB, ये दो रेडियस है, तो ये जो रीजन बना, मैं इस आर्क AB के ऊपर एक पॉइंट P मार्क कर रहा हूं। ये जो रीजन है OAPB, OAPB, तो इसको बोलते हैं सेक्टर। दिस इज सेक्टर, ठीक बात। और तुम देख रहे हो ये जो AB है, AB, ये जो AB है, दिस इज आर्क। AB आर्क तो ये भी है, AB आर्क तो इसको भी आप ले सकते हो। तो इसलिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि AB कैसा आर्क है। अगर आप ये पार्ट लेते हो, ये वाला पार्ट लेते हो, तो इसको बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क। ठीक है, तो APB वाले की बात कर रहा हूं, APB, और यहां पर एक पॉइंट में Q बोल देता हूं। तो ये माइनर आर्क जो है ना, APB वाला बात किया है। ये जो AQB वाली बात है, इसे हम बोलते हैं मेजर आर्क। लेंथ के हिसाब से आप देख सकते हो ना, तो माइनर आर्क, मेजर आर्क। तो ये जो सेक्टर बना OAPB, इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, माइनर सेक्टर। ठीक है, इट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। मान लो इस AB आर्क ने सेंटर ऑफ द सर्कल पर एक एंगल थीटा सबटेंड किया, तो इस थीटा को सेक्टर एंगल कहा जाता है। सेक्टर एंगल, सेक्टर एंगल इज थीटा, सेक्टर एंगल इज इक्वल्स टू थीटा। ओके, जब तक बच्चों कहा न जाए और सिर्फ सेक्टर लिखा हो तो आपको माइनर सेक्टर ही लेना है। अगर वो मेजर सेक्टर लिखेगा तब हम मेजर सेक्टर की बात करेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ माइनर सेक्टर लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीजें बताई, माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ओके। नाउ सी, तो यहां पर अपन ने क्या बात करी, माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है, अब मैं अगर एक कॉर्ड ले लेता हूं, इफ आई टेक ए कॉर्ड, और अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल को इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करूं, तो ये जो रीजन बनता है, इस रीजन को बोलते हैं सेगमेंट। दिस रीजन इज कॉल्ड सेगमेंट। अब सिमिलरली ये क्योंकि माइनर आर्क बना रहा है, तो इसको माइनर सेगमेंट भी बोल देते हैं, माइनर सेगमेंट।
तो अगर ये माइनर सेगमेंट है बच्चों, तो अगर मैं आपको कहूं कि ये ए बी कॉर्ड है, इसका मेजर सेगमेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये वाला मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, जब तक कहे नहीं हमें सेगमेंट को माइनर सेगमेंट ही समझना है। अब हम बात करते हैं कि हम सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, अब सेक्टर का मतलब मैं एक बार तो लिख रहा हूं माइनर, ठीक है ना, विद सेक्टर एंगल थीटा, विद सेक्टर एंगल थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर विद सेक्टर एंगल थीटा। नाउ मतलब मैं आपको ये एंगल थीटा देके मैं आपसे ये एरिया जानना चाह रहा हूं, ये माइनर सेक्टर का एरिया है। ठीक है, अब देखो तुम्हें मालूम है कि पूरा सर्कल भी एक तरह का सेक्टर कंसीडर किया जा सकता है। ये जो पूरा सर्कल है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल पर 360 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। तो अगर 360 डिग्री एंगल सबटेंड करता है तो एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। तो यूनिटरी मेथड से बोल सकता हूं कि 1 डिग्री कोई सबटेंड करेगा तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 होगा। अगर कोई थीटा डिग्री सबटेंड करेगा तो उसका एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मुझे ये याद रखना है, मुझे इस बात को याद रखना है कि अगर कोई सेक्टर एंगल थीटा बन रहा है तो उसका एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना, अगेन इट इज द माइनर सेक्टर एरिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेजर सेक्टर एरिया क्या होगा, मेजर सेक्टर एरिया, तो मुझे लगता है तुम कहोगे इस एरिया को आप एरिया ऑफ द सर्कल से सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो मेजर सेक्टर एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तुम देख रहे हो बच्चों कि इसको थोड़ा सा और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट इज 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और जाहिर सी बात है ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहां पर ये जो एंगल होगा जो मेजर सेक्टर ने बनाया होगा वो एंगल 360 माइनस थीटा होगा। ये वाला एंगल आपका 360 माइनस थीटा होगा। तो इस वाले पूरे सेक्टर का एरिया 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको ये याद है तो ये अपने आप दिमाग में आ जाएगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये मेरा एरिया ऑफ द सेक्टर हुआ विद सेक्टर एंगल थीटा। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ द आर्क की, आर्क लेंथ। लेट्स से मुझे इस ए बी आर्क के लेंथ की बात करनी है, और ये ए बी आर्क क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर ये आर्क थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ओके, और मुझे इसकी लेंथ की बात करनी है। लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस इज एल, तो मैं एल जानना चाह रहा हूं। अब मैं ये कह सकता हूं कि आप पूरे सर्कल को देखिए, पूरे सर्कल की जो सर्कमफरेंस है दैट इज 2 पाई आर, और वो जो 2 पाई आर है वो सेंटर ऑफ द सर्कल पर 360 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। तो 360 डिग्री एंगल सबटेंड करे तो उस आर्क की लेंथ सर्कमफरेंस के बराबर होगी, दैट इज 2 पाई आर। अगेन यूनिटरी मेथड, तो 1 डिग्री सबटेंड करे तो उस आर्क की लेंथ 2 पाई आर अपॉन 360 के बराबर हो जाएगी। अगर कोई आर्क थीटा डिग्री एंगल सबटेंड करे सेंटर पर तो उस आर्क की लेंथ थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगी। ठीक है, तो ये लेंथ मेरे पास में, माइनर आर्क की लेंथ मेरे पास में थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर आती है। तो इसको भी आपको याद रखना है।
theta upon 360 into 2 pi r, where r is the radius of the circle. ठीक है, और मुझे लगता है अगर आपके पास में ये l आ गया तो आप ये लेंथ भी निकाल सकते हैं। ये लेंथ कैसे निकालेंगे? 2 पाई r में से l को सबट्रैक्ट करके। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेगमेंट की। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का एरिया का क्या मतलब हुआ? मैंने आपको बताया कि सेगमेंट बोलते किसको हैं। आपने सरकमफरेंस के ऊपर 2 पॉइंट लिए और इसको कॉर्ड को ज्वाइन कर दिया, तो कॉर्ड एंड आर्क से बनने वाला जो पोर्शन है, दिस इज योर माइनर सेगमेंट। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो, इसका एरिया निकालना हो, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए। सेक्टर ओ ए पी बी का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस इसके अंदर तो ये वाला नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया भी आ जाएगा, तो वो ट्राइंगल का एरिया मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ये आपके पास में माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ, अब ये सपोज करो एंगल थीटा दिया हुआ हो, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी में निकाल सकता हूं, और मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी भी निकाल सकता हूं। क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे। तो ये मैंने माइनर सेगमेंट का एरिया आपको बता दिया। अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो मेजर सेगमेंट एरिया, तो आप क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर में से इस एरिया को घटा देंगे। सपोज करो ये एरिया अगर मैं A1 बोल रहा हूं, तो पाई आर स्क्वायर माइनस A1, ये आपका मेजर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। तो बच्चों ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इनके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग ट्राई करते हैं, तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हम लोग किस तरह से फॉर्मूला पुट करते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला भूलने वाला कुछ गुंजाइश है नहीं। जैसे तुम भूलो तो तुरंत दिमाग के अंदर सर्कल बना लो और तुरंत वो फॉर्मूला बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. अब ये कोई सर्कल है विद रेडियस 21 सेंटीमीटर। कोई आर्क है जो इसके सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ये ए बी आर्क यहां 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, और रेडियस इस सर्कल की 21 सेंटीमीटर दे रखी है। ये सेंटर ओ मान लो। ये 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो इस आर्क की लेंथ निकालनी है। लेट्स से आर्क लेंथ इज L, so L is equals to, by formula it is theta upon 360 into 2 pi r। अगर पाई की वैल्यू आपको दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो हमेशा हम कैलकुलेशन के पर्पज से पाई 22/7 या 3.14 रखते हैं। सो थीटा मुझे दिया है 60 डिग्री, तो 60 over 360 into 2 into pi, that is 22/7 into radius, that is 21। so मेरे हिसाब से 6 जा 36, 7 3 जा 21, 2 into 3 is 6, so we have only left part is 22, तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ आपके पास में 22 सेंटीमीटर आई। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर
फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये मैं शेड कर रहा हूं, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ठीक है। तो इसको एरिया ऑफ AR लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB बोल रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB. So this is equals to theta upon 360 into pi r square. So theta upon 360, that is 60 upon 360 into pi, that is 22 by 7, r square is 21 into 21, ठीक है। अब कैलकुलेशन है वो तो तुम भी कर सकते हो, 6 और दिस इज 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, देन 2 11 जा 21 22, 11 इंटू 21, तो मेरा आंसर आया 21 इंटू 11, दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा एरिया आ रहा है इस सेक्टर का, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई के अंदर, मैंने ईयर नहीं लिखे हैं, बट आ भी सकता है दोबारा भी, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सवाल है। तो इसी तरीके के आसान सवाल ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होने वाली है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। ये कोई स्क्वायर OABC, इसको इन्होंने इंस्क्राइब किया है इन ए क्वाड्रेंट। बच्चों तुम्हें क्वाड्रेंट के बारे में मालूम है क्या? जैसे इसने कहा OPBQ इज ए क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा था ना क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट होने का मतलब है जो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करे। जैसे दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड फोर्थ भी यही कर रहे हैं, लेकिन क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अगर आपको ये कहा है OPBQ इज अ क्वाड्रेंट, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली जो चीज आएगी वो ये आएगी कि ये एंगल 90 डिग्री का है। पहली बात कि ये एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि ये क्वाड्रेंट है। और फिर क्या कहा? OA, अच्छा ये स्क्वायर है तो आपको एक साइड आपको स्क्वायर की दे दी। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। मेरे हिसाब से ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया सेक्टर या जिसको बोले क्वाड्रेंट का एरिया, उसके अंदर स्क्वायर का एरिया सबट्रैक्ट कर दूं, सही बात है ना। सो रिक्वायर्ड एरिया और शेडेड एरिया is equals to area of quadrant OPBQ minus area of square, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला अपने पास में है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो तुम कहोगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, कौन सा? OAB। आप देख रहे हो कि OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, OAB, और ये 15 दिया हुआ है, तो स्क्वायर है तो ये भी 15 हुआ। और मेरे हिसाब से पाइथागोरस से 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सो दिस इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर। अगर कॉमन लूं तो इट इज 15√2, तो ये मेरे पास रेडियस आई। तो दिस इज 15√2 सेंटीमीटर इज द रेडियस, ठीक है। सो थीटा इज 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई, दैट इज 22/7, आर स्क्वायर 15√2 का स्क्वायर, सो इट इज 15√2 स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर। दैट इज वेरी इजी कि आपको 15 सेंटीमीटर की लेंथ का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका एरिया कितना हो गया? 15 स्क्वायर, ठीक है।
So this is 1 by 4 and it is 2, 11. तो ये बन गया आपके पास 11 upon 14, 2 into 7. 11 upon 14 into 15 into 15 into 2. 15 root 2 into 15 root 2. So again एक और कैंसिल हुआ, ये 7 आ गया, माइनस ऑफ 15 स्क्वायर. तो दिस कम्स आउट, कैलकुलेशन तो खैर आप भी कर सकते हैं, पर जहाँ तक मुझे सिंपल लग रही है मैं कर रहा हूँ. 15 स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया. सो इट इज़ 11 by 7, 11 by 7 minus 1. 11 by 7 minus 1. So this is 2 to 5, or 11 minus 7, that is 4 by 7. So it comes out 900 by 7. 900 by 7. अब तो मेरे को लगता है तुम निकाल सकते हो आगे. तो this centimeter square is the area of the shaded region, है ना. अब 2 डेसिमल तक कहा जाए तो 2 डेसिमल तक निकाल लो, जहां तक भी कहे आपको. ठीक है, ओके. देख लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे. AB and CD are respectively arcs of two concentric circle having same center. तो O सेंटर है, ये सेंटर है, दिस इज सेंटर, और AB एक आर्क है, इस सर्कल का पार्ट आर्क है, और CD भी एक दूसरे सर्कल का आर्क है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और OA 21 सेंटीमीटर है. If angle AOB is 30 degree, this angle is 30 degree, this angle is 30 degree. आपको करना क्या है? Find the area of the shaded region. अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला region is shaded region, ये आपको निकालना है. ठीक है, तो मैं कह रहा हूं अपन शुरुआत कर सकते हैं. मुझको लगता है तुम देख गए होगे कि इसको शेडेड रीजन के एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेक्टर OA PB का एरिया निकालेंगे और उसमें से सेक्टर OC, लेट्स से दिस पॉइंट इज Q, OCQD का एरिया हम सबट्रैक्ट कर देंगे. तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, area of shaded region is equals to area of sector OAPB, PB minus area of sector OCQD. ठीक बात. सो यहां लिख रहा हूं एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, तो थीटा 30 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. दिस OA दैट इज OB 21, तो 21 स्क्वायर माइनस 30 अपॉन 360, क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल है, 30 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू दिस टाइम आर स्क्वायर इज 7 स्क्वायर. ठीक है ना. कई बार शुरुआत के अंदर कैलकुलेशन करना बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें कॉमन आती हुई नज़र आ रही हैं, तो वो हम कॉमन भी ले सकते हैं. सो एक तो मैं ज़रा इसको तो यहाँ पे कैंसिल करके 3 1 जा 3 एंड 12, तो 1 by 12 पाई तो कॉमन निकाल रहा हूँ. सो इट इज़ पाई बाई 12, और उसके बाद में मेरे पास में बचता है
21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब चाहो तो तुम कैलकुलेशन कैसे भी करो, तुम्हारी इच्छा है। मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रीड करके ऐसे लिख रहा हूं कि दिस इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 12 a प्लस बी दैट इज 28, 21 प्लस 7 28, 21 माइनस 7 इज 14। सो अब पाई, अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है भाई। 7 4 जा 28 और ये 3 आ गया, 4 3 जा 12। ओके, सो पाई इज 22 बाई 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 14। सो 7 से एक 7 और कैंसिल हुआ। नाउ दिस इज 22 इंटू 14, 308 upon 3. Now 308 upon 3 is up to 2 decimal मैंने निकाल दिया। It comes out 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिनट हैंड, सेकंड हैंड एंड आर एंड हैंड, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। जैसे इसमें मिनट हैंड पे क्वेश्चन बनाया है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी और एरिया निकालना है ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM एंड 9:35 AM। तुमको पता होगा, जैसे अगर ये मिनट हैंड है आपका, दिस इज मिनट हैंड, और अभी 9 बजे हैं, तो ये यहाँ पर ये आर वाला हैंड है, सेकंड वाला नहीं दिखा रहा, ये मिनट वाला हैंड है और अभी 9 बजे हैं, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर 12 है। उसके बाद में तुमने अगर घड़ी देखी हो, ऑब्वियस ही बात है देखी होगी, तो आपके पास में यहाँ 6, यहाँ आपके पास 35 मिनट्स हो जाएंगे। तो ये पूरा स्वीप करते हुए ये यहाँ से, अब देखो ये जो मिनट हैंड है ये इस तरह से स्वीप करेगा, चलेगा आगे, हिंज रहेगा ओ पर, मतलब एक सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा सेंटर ओ के साथ में, और रेडियस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर की रेडियस है और ये यहाँ पर जब पहुँचेगा तो 9:35 हो जाएंगे। तो आपको कहा फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द फेस ऑफ द क्लॉक, मतलब ये पूरा एरिया, इस एरिया की वो बात कर रहा है कि ये वाला एरिया आप फाइंड कीजिए। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि 9:35 पर क्या होगा, किस तरह से होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमें तो ये एंगल बता दीजिए आप कितने भी बजे वहां पर पहुंचना हो, मुझे तो इस एंगल में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आप देखिए कि जो मिनट वाली सुई है, जो हैंड है, वो क्या करता है, 60 मिनट के अंदर पूरा 360 डिग्री एंगल कवर कर लेता है। मतलब 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट्स के अंदर वो पूरा एक चक्कर घूम जाता है, यानी 360 डिग्री कवर कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनट वाला हैंड 1 मिनट के अंदर 360/60 दैट इज 6 डिग्री कवर करता है। तो 35 मिनट्स के अंदर ये कितना कवर करेगा, 35 इंटू 6 डिग्री दैट इज 210 डिग्री, ये 210 डिग्री कवर कर लेगा। ठीक है, इतना ही तो क्वेश्चन है ना। अब आपको बता दिया कि ये जो सेक्टर एंगल है वो 210 डिग्री है। अब आप ये व्हाइट वाला जो रीजन है इसका एरिया बताओ। तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया will be equals to 210 upon 360, थीटा अपॉन 360 हो गया, इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इज 10 स्क्वायर। ठीक बात। तो दिस इज, अब देख लेते हैं क्या आ रहा है, 7
3 जा 21, ये 12 बना, इसको 22/7 लिख दूं, 22/7 इंटू 100, ये 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, ये आपका 6 रहा, ये 11, और आगे की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 1100/6 एंड दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, आगे जो भी आ रहा होगा वो आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि अभी जा रहा है ना आगे, अभी तो 550/3 आ रहा है, तो 550/3 जो भी आता हो, मतलब आई विश कि आप कैलकुलेशन आप कर लें इस तरीके से। जैसे आर एंड भी आ सकता है, आर एंड क्या करता है वो आपको मालूम है, सेकेंड हैंड क्या करता है, 60 सेकंड के अंदर पूरा, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट के अंदर वो पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 सेकंड से कम पर आंसर कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। वो जो छाता होता है ना, उस छाते की, उसको क्या बोलते हो तुम लोग, क्या बोलते हो, रिब्स, हम लोग ताड़ी बोला करते हैं। रिब्स जो होती हैं वो आर इक्वली स्पेस्ड, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। वो वैसे तो ऐसे थोड़ा सा कर्व्ड होता है, लेकिन वो बोलता है कि मान लीजिए कि वो एक फ्लैट सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है अम्ब्रेला, और 45 रेडियस है, तो एरिया बिटवीन द टू कंसेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या है कि अम्ब्रेला का जो वो पार्ट है वो एक सर्कुलर फ्लैट सर्कल की तरह बिहेव कर रहा है, माना है उसने, और इसमें 8 रिब्स हैं। अब ये जहां से रिब्स हिंज होती हैं वो ये हैं, 8 रिब्स का मतलब ये हुआ कि इस तरह से कुछ 4 ये रिब्स हो गई, 2 6 हो गई, और 2 8 हो गई। ठीक है ना, दिस इज 1 2, ये 8 रिब्स है। मोर ओवर इसने क्या कहा है, इक्वली स्पेस्ड है इनके, ये इक्वली स्पेस्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 और 8 के बीच में जो एरिया है वो 1 और 2 से बड़ा है या कम है, बराबर है, बिकॉज दे ऑल आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, वैसे अगर मुझसे ये पूछा जाए कि किन्हीं 2 कंसेक्टिव रिब्स के बीच में क्या एरिया होगा, तो मुझे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मान लो मुझसे ये एरिया निकालने के लिए कहा जाए, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि ये जो शेड किया हुआ एरिया है ये पूरे सर्कल का 1/8 पार्ट है। ठीक बात है ना, तो शेडेड एरिया या एरिया बिटवीन 2 कंसेक्टिव रिब्स, एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs equals to 1/8 of the area of the circle, 1/8 of the area of the circle. So this is 1/8, pi is 22/7, r आपको दिया हुआ है 45, तो this is 45 into 45। कैलकुलेशन मैं आप पर छोड़ रहा हूं, तुम कर सकते हो। अब देखो ये तो डायरेक्टली आपने कर दिया, अगर कोई जानना ही चाहे कि सर सेक्टर एरिया से करके बताइए ना, तो सेक्टर एरिया से भी किया जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सब बराबर हैं, तो किसके बराबर हुए, तो आप यही बोलोगे ना कि 8 इक्वल पार्ट्स कर लीजिए, किसके, 360 डिग्री के। तो 360 के आप इक्वल पार्ट्स करेंगे 360/8, तो मेरे हिसाब से ये 45 आएगा ना। ठीक बात है ना, तो 45, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई सा भी 2 कंसेक्टिव रिब्स लेता हूं, तो ये जो 6-7 आर्क जो है ना, इस आर्क ने सेंटर ऑफ द सर्कल O पर 45 डिग्री का एंगल सबटेंड किया है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि एरिया ऑफ द एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs of this umbrella is 45/360 theta upon 360 into pi r square into pi r is 45, तो 45 स्क्वायर। तो ठीक है ना, आप देख रहे हो 45/360 is nothing but 1/8।
तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो क्वेश्चन। अगर आप इससे करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, और नहीं तो डायरेक्टली दिख रहा है कि वो एरिया ऑफ द सर्कल का 1/8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a chord AB of a circle of radius 15 centimeter makes an angle of 60 degree at the center of the circle. AB chord, center of the circle, let's say O, यहां पर ये 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। Find the area of the major and minor segment. Major and minor segment. पहले जरा हम एरिया मार्क कर लेते हैं। पहले मैं माइनर सेगमेंट का फाइंड करके बता रहा हूं। माइनर सेगमेंट इज दिस, ये निकल आएगा तो मेजर सेगमेंट आप निकाल सकते हो टोटल एरिया ऑफ द सर्कल से सबट्रैक्ट करके, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ द दिस रीजन, एरिया ऑफ द minor segment, area of the minor segment is equals to area of sector OA, यहां एक बीच में पॉइंट दिखा दो, OA PB। OAPB में तो नीचे वाले ट्रायंगल का भी एरिया आ गया, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक बात, तो ये बात समझ में आ गई कि माइनर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बनेगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर OAPB निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, सो दैट इज वेरी इजी, क्योंकि सेक्टर एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60/360, 60/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, ये 15 दिया हुआ है, सो दिस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB आपके पास में ये हो गया। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकालना है। आप देखिए, ट्रायंगल OAB यहां बना देता हूं, ट्रायंगल OAB का एरिया फाइंड करना है। OAB, जिसमें मुझे ये 15 के दे रखे हैं और ये एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से, क्योंकि ये तो कॉर्ड है, कॉर्ड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। किस तरह से हो रहा है देखो बच्चों, यहां पर बनाते हैं। तो ये 15, ये एंगल 30 डिग्री और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि AM और BM भी बराबर होंगे। तो मुझे तो बेस पता लग जाए AB की लेंथ और OM पता लग जाए, तो मैं हाफ एरिया निकाल सकता हूं ना, हाफ बेस इंटू हाइट से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज AM, तो आप कहोगे इस ट्राइंगल के अंदर देखिए AM/15, AM/15 ये साइन ऑफ 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। साइन ऑफ 30 डिग्री इज हाफ, सो ट्वाइस ऑफ AM इज 15। तो ठीक है, और अच्छी बात है, क्योंकि ट्वाइस ऑफ AM ही तो AB है, तो AB मेरे पास में ये 15 आ गया, ठीक है। AB मेरे पास में 15 आया, और अब मुझे OM निकालना है। तो मैं कह सकता हूं ना कि भाई OM/15, OM/15, दिस इज
cos of 30 degree. Cos of 30 degree. And cos of 30 degree is root 3 by 2. So OM is equals to 15 by 2 root 3. ठीक है? So area of the triangle OAB, area of triangle OAB is equals to half, and base is your AB, that is 15, and height is OM, that is 15 by 2 root 3. तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB आ गया, एरिया ऑफ द सेक्टर OAP भी आ गया, सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो मेरे हिसाब से एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट आ गया. देख लो, अब ये जो भी एरिया आया है, लेट्स से दिस एरिया इज A1. अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल में से A1 आप सबट्रैक्ट कर दीजिएगा. कैलकुलेशन पार्ट आपका है, ठीक है ना. ये मैंने यहां पर ऑल दो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB दोनों निकाल कर यहां पे दे दिए, आपको तो वैल्यू पुट करनी है. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि किस तरह से माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं और पाई आर स्क्वायर में से सबट्रैक्ट करके किस तरह से आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं. तो ये बच्चों मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं, ये एरियाज रिलेटेड टू सर्कल पर बड़े अच्छे सवाल हैं. आप इन क्वेश्चंस को बनाइएगा दोबारा से, तो आपको और ज्यादा फील आएगा. देखो, पूरा मैथमेटिक्स जो है ना, इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस ओनली. तो आप एक बार देखने के बाद में समझ लो, समझने के बाद में अपने आप से क्वेश्चंस को करने की ट्राई करो. और अगर बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो पहले उन्हीं सवालों को करो जिन सवालों को आपके टीचर ने सामने किया है, कि उस टीचर ने किस तरह से सोचा और कैसे सवाल किए, और आप रिकॉल कर कर कैसे कर सकते हैं. इससे समझ बढ़ेगी. तब फिर तुम जो अननोन क्वेश्चंस हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जो तुमने कभी नहीं देखे, उन पर ये थॉट, ये कंसेप्ट अप्लाई करने का जो एबिलिटी डेवलप होगा. ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल चैप्टर की, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की. देखो, आपने 9th क्लास के अंदर इन फिगर्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा. थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूं. जैसे ये क्यूबॉइड, क्यूब, राइट सर्कुलर कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर है. अब मान ले कि तेरे पास में ये लेंथ L मान ले, ये ब्रेथ B बोल दे, ये हाइट इस क्यूबॉइड की H बोल दे. ये जो दो फिगर है ना, क्यूबॉइड एंड क्यूब, इन दोनों के लिए लेटरल सरफेस एरिया, आपको पता होगा लेटरल सरफेस एरिया टर्म यूज होता है, और बाकी के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया. तो मैं इनके लेटरल सरफेस एरिया की बात करूंगा और बाकी चार फिगर्स के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूंगा. और फिर हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, और फिर हम बात करेंगे इनके वॉल्यूम की. अपना फॉर्मूला अपन रिवाइज कर लेते हैं. देखो, इसके अंदर ये जो क्यूबॉइड है ना, इसके अंदर लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया इज एरिया ऑफ दिस सरफेस, इसके पीछे वाला, ये वाला, ये वाला. ना तो ऊपर वाला काउंट किया जाता, ना नीचे वाला काउंट किया जाता. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, आप बोलोगे ये L है, ये H है. LH मतलब इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया L इंटू H हो गया ना, तो ये दो बार आएगा ना, पीछे की तरफ भी है, उस तरफ ये वाला रीजन जो दिखाई दे रहा है, ये वाला सरफेस जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो प्लेन दिखाई दे रहा है, तो ट्वाइस ऑफ LH. ठीक है ना. और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या एरिया है, तो आप कहोगे B इंटू H. एक उधर वाला भी है, तो ट्वाइस ऑफ BH हो गया ना, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H. ये आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुआ. और सिमिलरली अगर मैं कहूं कि मेरे पास में एक क्यूब है,
और इसकी साइड लेंथ a है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो सेम चीज है, बस ऊपर और नीचे वाला छोड़ना है। तो इसका एरिया कितना हुआ, ये तो स्क्वायर बना ना, तो ये a स्क्वायर हुआ। तो ऐसे कितने 4 हैं, पीछे वाला, एक ये वाला और एक इसके पीछे वाला अपोजिट वाला। तो 4a स्क्वायर, दिस विल बी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अच्छा, अगर मैं कोन की बात करूं तो कोन के अंदर लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, ये जो घुमावदार पोर्शन है ना, ये वाला, मतलब आप समझ पा रहे हो ना, टोपी जैसे होती है जो बर्थडे के टाइम पहनते हैं कैप, उसके इधर वाला एरिया पूरा, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं ये रेडियस r लेता हूं, ये लेटरल साइड है और ये हाइट h है, तो इसका जो एरिया आता है लेटरल, इसके अंदर बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल, पाई आर एल के बराबर आता है। और अगर ये सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर की हाइट मान लीजिए h है और नीचे दो सर्कुलर फेसेस हैं बेस और टॉप पर, उनकी रेडियस r है, तो इसका एरिया कितना हुआ, इट इज 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। और स्फीयर का एरिया कितना होता है, स्फीयर तो गोला ही है पूरा पूरा, तो दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करें हेमिस्फीयर की, अभी सिर्फ मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, मतलब स्फीयर को आधा काट के वो जो ये वाला एरिया है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ऊपर वाले ढक्कन की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं। सो दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक बात। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो जो ऊपर वाला टॉप वाला एरिया है वो भी ऐड हो जाएगा और वही सेम नीचे वाला, मतलब क्या हुआ, ये जो L है H के साथ में, B के साथ में और क्लब होगा, ये B है ना, दिस इज B, तो LB और ऐड हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ LB, तो दिस विल बी 2 टाइम L प्लस LB, इसको ऐसे लिख दो, दिस इज 2 टाइम TSA is 2 टाइम LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। और इसके क्यूब के अंदर क्या करोगे, a स्क्वायर और a स्क्वायर ऐड कर दो, तो 6a स्क्वायर, ये आपके क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा। कर्व्ड सरफेस कोन के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ना, उसके अंदर जो नीचे वाले बॉटम का एरिया, बॉटम कौन सा है, स्क्वायर बॉटम है जिसका रेडियस r है, तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, तो इट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब सिलेंडर के अंदर 2 पाई आर एच तो कर्व्ड सरफेस एरिया है, टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर और बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये दोनों ऐड कर दीजिए, तो इट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। स्फीयर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। हाँ, इसके अंदर देखिए हेमिस्फीयर के अंदर अभी हमने सिर्फ ये वाला एरिया लिया था, अब ऊपर जो एरिया है ना, सर्कुलर जो टॉप है, सर्कुलर टॉप, तो टोटल सरफेस एरिया वो पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो दिस विल बी 3 पाई आर स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब वॉल्यूम की हम बात करते हैं, वॉल्यूम इज वेरी इजी। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस इज LBH। क्यूब का एरिया क्या है, A क्यूब है। राइट सर्कुलर कोन का एरिया क्या है, इट इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर्ड H, ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब and volume of the right circular cone, okay. Now volume of the cylinder, volume of the cylinder is pi r squared h, pi r squared h. Volume of the sphere is 4/3
पाई आर क्यूब, ठीक है ना, वॉल्यूम की बात चल रही है। हेमिस्फीयर इसका आधा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक तो आपने 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब इनको तो ये याद रखना ही है हमको। 10th क्लास के अंदर क्या है, हमको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स दिए हुए हैं। हेमिस्फीयर के ऊपर सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन चिपका दिया, या राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन लगा दिया, या एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर आपने एक हेमिस्फीयर लगा दिया, किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन। तो हमें वहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करनी है, तो वो बात भी हम क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन को देखिए जरा, इसके अंदर बहुत पेशेंस से क्वेश्चन पढ़ना, और जितना भी समझ में आता है उसके हिसाब से आप डायग्राम बनाने की कोशिश जरूर करना। A tent is of the shape of a right circular cylinder. Right circular cylinder up to a height of 3 meters, and then becomes a right circular cone with a maximum height of 13.5 meters above the ground. ठीक है, और तुमको रेडियस ऑफ द बेस जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर का वो 14 मीटर्स दिया हुआ है। अपन रफ सा बनाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कुछ होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा और ये आपका 14 मीटर दिया हुआ है, ये 14 मीटर दिया हुआ है रेडियस ऑफ द बेस, और 3 मीटर तक इसकी हाइट है, और उसके बाद में राइट सर्कुलर कोन बन गया, ये राइट सर्कुलर कोन बन गया है ना। इस तरह से मैं थोड़ा सा फील लेने के लिए दिखा रहा हूं, बाकी तो ये कोई, तो ये जो हाइट दे रखी है, ये मुझे हाइट दे रखी है 3 मीटर्स, ये 3 मीटर की हाइट है, और मैक्सिमम हाइट ये पूरा का पूरा जो है ना, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक ये पूरा हाइट दिया हुआ है 13.5 मीटर्स, ये 13.5 मीटर्स दिया हुआ है। तो ये 3 चला गया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं ना कि जो राइट सर्कुलर कोन आपने ड्रॉ किया है उसकी जो हाइट है वो 13.5 माइनस 3 यानी 10.5 हो जाएगी, 10.5 मीटर हो जाएगी। ऑफ कोर्स रेडियस तो इस राइट सर्कुलर कोन की वही रहेगी जो यहां आपने लिखी हुई है, दैट इज 14, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बन गया। अगर आप डायग्राम ढंग से बना लेते हैं तो मुझे लगता है 60% काम तो हो जाता है, 40% काम बाकी रहता है जिसके अंदर फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है। अब वो कहना क्या चाह रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट। टेंट के अंदर वाला हिस्सा, अब अंदर घुस जाओ इस टेंट के, और तुम अंदर घुस गए, तुम देखो कि ये तुमको पूरा पेंट करना है, तो तुमको क्या नजर आएगा, तुमको जो टोटल सरफेस एरिया जिस पर पेंट करना है वो क्या होगा, दैट विल बी, इट इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको पूरा लिखने की बजाय CA से लिख दूं, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, बात समझ में आ गई। जैसे ही आप टेंट के अंदर घुसे, आपने देखा चारों तरफ, तो ये वाली तो तुमको नजर आई कि ये तो पूरा का पूरा सिलेंडर वाला पार्ट है, और ऊपर छत पर जो है वो कोन वाला पार्ट है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओके, तो ये अपना टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक बात बच्चों। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, दैट इज, अभी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH, ओके, 2 पाई RH प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई RL। इन दोनों के अंदर R सेम है, और H यहां पर हाइट ऑफ द सिलेंडर है जो 3 मीटर दे रखी है, ये है, और यहां पर L जो है वो L
कोन का लेटरल साइड है, ये एल है, तो एल विल बी, अब यहां से ये जो ट्राइंगल नजर आ रहा है, इस ट्राइंगल से आप एल को कैलकुलेट कर सकते हो। चलो आपके लिए यहां पर मैं ट्राइंगल बना दूं। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल विद बेस 14 एंड परपेंडिकुलर 10.5। तो ये आप एल निकाल सकते हो, इट इज 14 स्क्वायर प्लस 10.5 स्क्वायर, ठीक है ना, 14 स्क्वायर प्लस 10.5 स्क्वायर, एंड दैट इज योर एल। दैट कम्स आउट, एग्जाम में आ चुका है, दैट कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली 17.5 समथिंग। आप देख लीजिएगा, मैं यहां पर भर रहा हूं। सो दिस इज 2 पाई। सो पाई का अगर नहीं कहा है तो वी कैन टेक यूज पाई एज 22/7 ले सकते हो, और जैसा भी वो कहे आप 3.14 ले सकते हो। मैं एज अ पाई छोड़ रहा हूं, तो इट विल बी, पाई तो कॉमन निकाल लीजिए, रादर पाई आर कॉमन निकाल लीजिए, पाई आर कॉमन, ट्वाइस ऑफ एच प्लस एल, ठीक है। सो दिस इज पाई, आर यहां पर दिया हुआ है 14, ये है रेडियस, तो पाई इंटू 14, 2 इंटू एच, मुझे हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है 3, प्लस एल जितना मुझे ध्यान, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये 17.5 आता है, तो दिस इज 17.5, ठीक है। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन आ गया। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर आपने एक राइट सर्कुलर कोन लगाया, तो जो अंदर से झांकने पर जो एरिया, टोटल सरफेस एरिया आया, वो मेरे पास में ये आ गया। आगे वो क्या कह रहा है कि इसको पेंट करना है रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर, तो ये आपका स्क्वायर मीटर के हिसाब से आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। तो कॉस्ट कितनी होगी, मुझे लगता है जो टोटल सरफेस एरिया आया उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सो टोटल कॉस्ट, ये पार्ट बिल्कुल आसान है, इट इज TSA, टोटल सरफेस एरिया इनटू 2, ये आपका रुपीज में ये आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। आगे तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो समझने वाला पार्ट है वो ये है कि हमने किस तरीके से पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 सॉलिड्स बनाया और कैसे हमने उनके पैरामीटर्स को आपको दिखाया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। A cylindrical container of radius 6 centimeter and height 15 centimeter is filled with ice cream, और ये आइसक्रीम जो है 10 बच्चों में बांटना है। इक्वल कोन्स विद हेमिस्फेरिकल टॉप्स, जैसे वो सॉफ्टी कोन्स आते हैं ना, सॉफ्टी वाला भर के देता है कोन के अंदर, तो आती है, उसके ऊपर भी आपको एक स्कूप लगा के देता है, डबल स्कूप या एक स्कूप, तो ये 1 स्कूप की बात कर रहा है। वो जो स्कूप है वो हेमिस्फेरिकल स्कूप है, मतलब थोड़ा सा बना के बता दूं तो इस तरह का कोई फिगर होता है ना, तो ये आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट है और ये आपका राइट सर्कुलर कोन वाला पार्ट है। और इसमें भी कहा है कि आपको बच्चों के कोन कैसे देने हैं, हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस। मतलब अगर ये आपका R है, विच इज ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो R, तो ये आपका यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये 4R के बराबर है, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना, ये 4R है और ये रेडियस R है। ऐसे सॉफ्टी वाले कोन्स बना बना के बच्चों में बांटना है। और किस चीज को बांटना है कि एक सिलिंड्रिकल कंटेनर के अंदर आइसक्रीम है। लेट्स से दिस इज दी सिलिंड्रिकल कंटेनर जिसके अंदर आइसक्रीम है। अब इस कंटेनर की डायमेंशंस क्या है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द
सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर। तो तुमको मालूम है कि वॉल्यूम ही कैपेसिटी मेजर करता है, तो हमें यहाँ पर कितनी आइसक्रीम है ये जानने के लिए इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेट दिस इज कैपिटल V। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, आप कहोगे इट इज पाई आर स्क्वायर्ड इंटू एच, ये रहता है। नाउ पाई दैट इज 22/7 इंटू रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, तो 6 स्क्वायर्ड इंटू हाइट इज 15, ये 15 है, दिस इज 15। तो ये आपके पास में क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर आपके पास वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम आ गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज चलो देखते हैं पहले इसका क्या करना है। 6 इंटू 6 15, कुछ डिवाइड तो हो नहीं रहा, इधर आ जाते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, मुझे इस वॉल्यूम को 10 बच्चों में बांटना है और 10 बच्चों में भी इक्वल कोन में बांटना है। तो वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम पर चाइल्ड एक कोन के अंदर कितना आएगा, आप कहोगे कैपिटल V को 10 से डिवाइड कर दीजिए। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 22 इंटू 36 इंटू 15 अपॉन 7, और इस बार 10 और लेके आ गए आप। अब थोड़ा थोड़ा कैंसिल हो रहा है, देख लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, नाउ 2 इंटू 18 आ गया। सो ये बन गया आपके पास में 66 इंटू 18/7। अभी देखते हैं कितना आ रहा होगा क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये पर बच्चे को आइसक्रीम मिलनी चाहिए। अब ये बच्चे को मिलेगी कैसे, कोन में मिलेगी, हमें उसी कोन का रेडियस निकालना है। मैंने मान लिया कोन का रेडियस r है और हाइट उसने दे रखा है कि वो 4r है। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम की बात करेंगे ना, क्योंकि पर बच्चे को जो आइसक्रीम मिलेगी वो इसी कोन के अंदर जाएगी ना। तो ये स्मॉल v हो गया, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन मस्ट बी इक्वल्स टू स्मॉल v। तो स्मॉल v किसके बराबर होगा, स्मॉल v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस राइट सर्कुलर कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ दिस राइट सर्कुलर कोन कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन कितना हुआ बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर्ड एच। ये वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुआ, ठीक है ना। अभी एच लिखूंगा 4r के बराबर है, प्लस अगर मैं पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर कितना हुआ, आप क्या कहोगे, वॉल्यूम ऑफ दिस, तो 4/3 तो स्फीयर का होता है, तो 2/3 पाई r क्यूब। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। सो अब यहां पर ध्यान रखना बच्चों कि h मुझे 4r के बराबर दिया हुआ है, तो दिस इज 1/3 पाई r स्क्वायर 4r। तो क्या ऐसा लिख दूं, इट इज 4 पाई r क्यूब प्लस 2/3 पाई r। बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस h की जगह पे 4r रखा है। नाउ दिस इज 4/3 प्लस 2/3, दैट इज 6/3, दैट इज 2 पाई r क्यूब। सो दिस कम्स आउट 2 पाई r क्यूब। अब इसको इसके बराबर कर दे, कितना निकाला था, 66 इंटू 18/7। तो 66 इंटू 18/7 इज इक्वल्स टू, और अपन ने कितना निकाला, 2 पाई r क्यूब, दैट इज 2 पाई r क्यूब। तो दिस इज 66 इंटू
18/7, r निकालना है मुझे, इट इज 2 × 22/7 × r³। सो r निकालने के लिए कैंसिल हुआ, 22 ये 3 हुआ, 3 × 9 18 बनता है, तो 3 × 9 27। सो दिस इज r³। सो फाइनली जो आपने छोटे छोटे कोन बना के दिए उनका रेडियस आपको 27 का क्यूब रूट ऑफ 27 देना है। सो दैट कम्स आउट 3 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों? आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone। मतलब कुछ ऐसा है, सॉलिड टॉय है, हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन बना हुआ है ना। दिस इज, कुछ थोड़ा फील लो, ऐसा सा पार्ट है। तो हेमिस्फीयर के ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन है। हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन, ये रहा कोन, ये रही हाइट, ये रही रेडियस, तो ये आपको 2 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर, तो मैं तो रेडियस की बात कर लेता हूं। ये 2 सेंटीमीटर रेडियस है, इधर भी आपका 2 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर 4 सेंटीमीटर हो गया। A right circular cylinder circumscribes this solid. Find how much more space it will cover. Okay. अच्छा, ये अगर आपको 2 सेंटीमीटर दिया हो तो तुम समझ रहे हो ना कि ये हेमिस्फीयर का जो रेडियस है ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये और ये बराबर होंगे ना। अब इसने क्या किया, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बना, हेमिस्फीयर के ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन रखने से ये जो पूरा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स बना, इसको वो राइट सर्कुलर सिलेंडर से सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ढक रहा है। अब वो थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से सोच रहा है वो, कि ऐसे वो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर से इसको ढक रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर से ऐसे ढक रहा है। ये आपका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया, ठीक है ना। वो मतलब थोड़ा फील लो कि ऐसे ढका होगा। इस तरह से इस येलो वाले पोर्शन को एक रेड वाले राइट सर्कुलर सिलेंडर से ढक दिया गया होगा। कह रहे कि फाइंड हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर। तुम देख रहे हो कि ऑल्दो तुमने इस राइट सर्कुलर सिलेंडर से इसको ढक दिया, लेकिन तुमको इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर बहुत सारा स्पेस ऐसा नजर आ रहा है ना जो खाली पड़ा हुआ है। ये जो खाली स्पेस है, बस इसी को हमको निकालना है। बात क्लियर है? तो मेरे को लगता है कि आप क्या करोगे, आप कहोगे कि ये जो टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम, टोटल जो वॉल्यूम है किसका, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का, इसके अंदर यही करोगे ना, इसके अंदर जो पूरा इस रीजन का वॉल्यूम जो आ रहा है वो सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास में हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर वो आ जाएगा। ठीक बात। तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो आपने सिलेंडर बनाया, इसकी हाइट कितनी है। मुझे रेडियस और हाइट चाहिए कि सिलेंडर की, तो रेडियस में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, बट हाइट कितनी है, 2 + 2 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ राइट circular cylinder, right circular cylinder, that is equals to pi r squared h. So that is pi, r तो वही है 2 squared
इंटू एच कितना निकाला था 4, तो 4 इंटू 4 16 पाई सेंटीमीटर में है तो क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं जो अंदर वाला जो येलो वाला सॉलिड है उसका वॉल्यूम कितना है। तो उसका वॉल्यूम आपको एक तो वॉल्यूम ऑफ दिस राइट सर्कुलर कोन एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन कितना हुआ, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर्ड एच। एच यहां पर हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन है, एच यहां पर हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन है, दैट इज 2, और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ द, इट इज, ये कितना था राइट सर्कुलर कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर्ड एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब। अब यहां पर इट इज 1/3 पाई, तो राइट सर्कुलर कोन का रेडियस 2 है तो इट इज 2 स्क्वायर्ड इंटू एच भी 2 है तो इट इज 2 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब इज 2 क्यूब, इट इज 2 क्यूब, ठीक है। सो दिस कम्स आउट, कैलकुलेशन देख लेते हैं, दिस कम्स आउट 4 into 2 8 pi by 3, 8 pi by 3, and this is 8 into 2 16 pi by 3, that is 16 pi by 3, so it comes out 24 pi by 3, so it is 8 pi cubic centimeter। तो जो येलो वाला पोर्शन था उसका वॉल्यूम आया 8 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो रेड वाला पोर्शन है राइट सर्कुलर सिलेंडर का उसका वॉल्यूम 16 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर आया। जो जिस स्पेस की मैं बात कर रहा था, ये जो स्पेस बचा हुआ है जो हमारे को पूछा गया है, दैट विल बी 16 पाई, दिस स्पेस विल बी 16 पाई माइनस 8 पाई, दैट इज 8 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बात समझ में आ गई। तो हमें स्पेस की बात करनी है तो हमें वॉल्यूम पर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा फील लेने वाली बात है। आइसक्रीम वाले के अंदर भी हम लोग वॉल्यूम पे गए क्योंकि वो कैपेसिटी की बात चल रही थी। तो यहाँ पर जो स्पेस बचा है ढकने के बाद में भी, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर जो स्पेस बचा है वो 16 पाई माइनस 8 पाई, 8 पाई ये पूरा जो येलो वाला फिगर दिखाई दे रहा है इसका वॉल्यूम आया था, ठीक बात। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। From a solid circular cylinder with height 10 centimeter and radius of the base 6 centimeter, a right circular cone of the same height and same base is removed. देखते हैं, ये अगेन राइट सर्कुलर सिलेंडर है, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर रेडियस एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, ये हाइट है। अब इसमें क्या किया गया, राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड and find the whole surface area. Okay. अब इसमें क्या किया, जैसे कैसे भी बनाऊं कोन, मैं ऐसे बना रहा हूं कि एक राइट सर्कुलर कोन जिसमें
इस तरह के कोन को, वो सॉलिड है, सर्कुलर सिलेंडर सॉलिड है, इसमें से ये रेड वाले पोर्शन को, राइट सर्कुलर कोन को बना के निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। सेम बेसिस रिमूव्ड। पहले तो हम बात करते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो रिमूव कर दिया तो जो पार्ट बचा उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो मुझको लगता है कि वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ remaining solid, this will be equals to volume of the right circular cylinder minus volume of the right circular cone. Volume of right circular cylinder minus volume of राइट सर्कुलर कोन। मतलब इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, देख के बता दिया कि आपने रेड वाला पोर्शन रिमूव किया है तो आपको वो घटाना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन को घटाना पड़ेगा। किस में से घटाना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर में से घटाना पड़ेगा। ठीक बात। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर? तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? इट इज पाई आर स्क्वायर एच। अभी तो फॉर्मूला लगा रहा हूं। It is volume of the right circular cylinder is pi r square h minus what is volume of the right circular cone? It is 1 by 3 pi r squared h। ठीक है। आप देखिए मजे की बात यह है कि दोनों के अंदर r सेम है और दोनों के अंदर h भी सेम है, दिया हुआ है। तो pi r square h minus 1 by 3 pi r square h is 2 by 3 pi r squared h। It is 2 by 3 pi r squared h। अब मैं वैल्यू रख रहा हूं, मुझे पाई का वैल्यू नहीं दिया तो मैं 22 by 7 यूज करूंगा। सो 2 by 3 इंटू 22 by 7 इंटू 22 by 7 r स्क्वायर, r इज 6 तो दिस इज 36, 6 स्क्वायर इंटू h, h इज 10, h इज 10। तो ये मेरे पास में आ गया। ना जहां तक मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो देख लीजिए। तो 2 इंटू 22 इंटू 12 दैट इज 44, 2 इंटू 22 44 इंटू 12 इंटू 10 by 7। So this comes out five to 80 by 7। कैलकुलेशन वैसे आप कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 754.3 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। 754.3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, देख लो कैलकुलेशन के अंदर कोई मिस्टेक ना हो। अब देखते हैं, हम बात करते हैं कि होल सरफेस एरिया कितना हुआ। होल सरफेस एरिया ये तो रिमूव कर दिया आपने। तो कंप्लीट या जिसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, होल सरफेस एरिया कितना हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, यहीं पे कर दें। होल सरफेस एरिया कितना हुआ? किस बात की बात कर रहा है? जैसे आपने ये रिमूव कर लिया, रिमूव करने के बाद में जो कंप्लीट एरिया बनता है वो कितना हुआ। ठीक है, तो तुम क्या कहोगे कि कंप्लीट एरिया का मतलब ये हुआ। देखो बच्चों, सिलेंडर है, सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, तुमने ये वाला रेड वाला पोर्शन हटा दिया तो आपने कंप्लीट सिलेंडर में से एक तो ऊपर वाला जो उसका टॉप वाला एरिया है वो हटा दिया और ये वाला पार्ट हटा दिया। ठीक है ना, तो
क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कंप्लीट सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि टॉप तो हट गया, एरिया ऑफ द base of the cylinder plus curved surface area of the cone. ठीक है, तो इसके अंदर curved surface area of the cylinder is 2 pi RH plus area of the base of the cylinder is pi r square and curved surface area of the cone is pi r l. ठीक है, अब तो वैल्यूज भरनी है, तो यहां से एंट्रीज भरनी है। r आपके पास 6 है और ये h 10 है। हाँ, l बता देता हूं, l जो ये है, दिस इज जो रेड लाइन है लेटरल side of the cone, that is L. L is root of hypotenuse बना ना इस राइट ट्राइंगल का, इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बना है ये, जिसमें ये 10 है और ये इसके बराबर यानी 6 है। तो 10 स्क्वायर दैट इज 100 प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 36, तो रूट ऑफ 136, रूट ऑफ 136 16 और 35, तो 4 रूट 35 आ रहा है क्या? इट इज 4 रूट 35, आई थिंक सो। 35 इंटू 16, नहीं 4 रूट 35 नहीं, 2 रूट 35 होना चाहिए। इट इज 35, अब देख लो क्या आ रहा है। It is root of 136. It is root of 136. ठीक है, अरे वो पूरा मिट गया। ओके, तो ये L हो गया, और तो ओके, यहां से हमारे पास में 2 पाई वैल्यूज, दिस इज 6 एंड दिस इज 10 प्लस, एक बार देख लो, हाइट 10 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर है। ओके, रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई r is 6 into 10 and pi 6 squared plus pi into 6 into root of 136. Root of 136 is 4, 2 into root of 34 हुआ क्या? 34 into 4, yes, तो it is twice of root of 34। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आपका आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A decorative block shown in figure is made of 2 solids, a cube and a hemisphere. एक कोई क्यूब है 5 सेंटीमीटर एज लेंथ का, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा दिया गया है। The base of the block, hemisphere fixed on the top has a diameter 4.2 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो कि पूरा जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी एज लेंथ तो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हुआ एक डब्बा है, उसकी एज लेंथ 5 सेंटीमीटर है, क्यूब है, उसके अंदर 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक हेमिस्फीयर लगाया गया, तो कुछ कुछ पोर्शन इधर उधर बचा होगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। देखो, टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू, आप देखना जरा,
तुमने जब एक, इस बात को समझो कि तुमने जब क्यूब के ऊपर मान लो कोई क्यूब है, क्यूब के ऊपर तुमने एक हेमिस्फीयर लगा दिया, तो वो वाला पोर्शन जो हेमिस्फीयर के सर्कुलर बेस के नीचे दब गया, ये वाला पोर्शन, अब थोड़ा सा इसको यूं इमेजिन करना, जैसे मान लो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन तो डेड हो गया, ये वाला पोर्शन तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो तो उसके अंदर आएगा ही नहीं, टोटल सरफेस एरिया के अंदर आएगा ही नहीं। ठीक बात है ना? तो अब टोटल सरफेस एरिया इस फिगर का क्या होगा? तुम यूं सोच सकते हो कि भाई अपने एक काम करते हैं कि ये जो सर्कुलर रीजन है, इसका एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर, मतलब इसकी रेडियस मैं मान रहा हूं, रेडियस इज 4.2 का आधा, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। तो ये पाई आर स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दूंगा, किस में से? 6a स्क्वायर में से, 6a स्क्वायर में से 6 इंटू 5 स्क्वायर, मतलब टोटल जो आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुआ, उसमें से एक तो ये पाई आर स्क्वायर घटेगा, और एडिशन ऐड क्या होगा? वो जो डोम वाला पार्ट है, जो हेमिस्फेरिकल के डोम वाला पार्ट है, उसका एरिया ऐड होगा। बात समझ गए होंगे? तो टोटल सरफेस एरिया विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस surface area of a circle with radius r, या base of the hemisphere minus area of base of hemisphere, ये तो सबट्रैक्ट होगा, प्लस ये जो डोम वाला पार्ट है उसका एरिया एडिशन में आएगा, प्लस व्हाट यू से, इट इज CSA ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक बात है ना? ओके, सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर, so that is 6 times 5 square, 6 times 5 square minus area of the base of hemisphere, इसकी रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है, तो इट इज पाई आर स्क्वायर 2.1 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ओके, प्लस अब है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, तो इट इज 2 पाई, r is same 2.1, तो 2 पाई 2.1 स्क्वायर। तो आगे तो कैलकुलेशन है, इसको कर सकते हो आप, आई थिंक इट इज करेक्ट। ठीक है, कहीं कोई गलती हो तो बच्चों बता देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. क्या है देखो जरा, जैसे लकड़ी के तुमने वुड के पेन स्टैंड देखे होंगे, वुडन ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है शायद, इसने क्यूबॉइड है और उसके ऊपर कुछ कॉनिकल इंप्रेशंस दिए हैं, डिप्रेशंस बोल रहा है इनको। चलो कोशिश करते हैं बनाने की। जैसे लेट्स से दिस इज द क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, uh, 15, 10, 3.5,
और इस पर क्या किया, पेन को होल्ड करने के लिए डिप्रेशंस बनाए गए, कोनिकल डिप्रेशंस, मतलब कोनिकल डिप्रेशंस बनाए गए। जैसे कोन लेके, मान लो एक कोन लिया, सॉलिड कोन लिया, और उसको एक वुडन ब्लॉक पर इंसर्ट करके वापस बाहर निकाल लिया, तो वो उसका डिप्रेशन बन गया। मतलब एक व्हाट यू से इट, पेन होल्ड करने के लिए बनाया जाता है ना। मैं इसको जस्ट ऐसे शो कर रहा हूं कि जैसे यहां पर एक सर्कुलर कोन को अंदर, सॉलिड वुड पर एक सर्कुलर कोन को अंदर डाल के, सॉलिड सर्कुलर कोन को अंदर डाल के बाहर निकाल लिया गया, तो जो गड्ढा सा बन गया ना, सर्कुलर कोन ने जो गड्ढा बनाया उसी को वो डिप्रेशन बोल रहा है और कुछ नहीं। तो ऐसे 4 डिप्रेशन बना दिए 4 पेन को रखने के लिए, ऐसे 4 डिप्रेशन बनाए, ठीक है ना। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड तो दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 1 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, एंड डेप्थ इज 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। अब तुम कहोगे कि भाई इसके अंदर एक तो कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड निकाल लीजिए और उसमें से इन 4 डिप्रेशन के जो वॉल्यूम है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक बात है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, है ना, माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑल 4 conical depressions, ठीक है। तो मुझे लगता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH माइनस 4 टाइम, 4 है ना कॉनिकल डिप्रेशंस, तो 4 टाइम एक कॉनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम। अब वो कुछ इस तरीके का कॉनिकल डिप्रेशन है जिसके अंदर आपको रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 1, तो मैं तो रेडियस ले रहा हूं, रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4, तो ये हाइट दे दी है, ये हाइट इज 1.4 सेंटीमीटर, ये हाइट दे दी। सो LBH माइनस 4 टाइम, अब वॉल्यूम ऑफ 1 कॉनिकल डिप्रेशन इज 1/3 पाई r स्क्वायर्ड h, 1/3 पाई r स्क्वायर्ड h। अब जरा भर देते हैं यहां पर जो भी डायमेंशंस दे रखी हैं। तो ये दिया हुआ है 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 पाई r स्क्वायर्ड, दैट इज 0.5 स्क्वायर्ड इंटू हाइट मतलब डेप्थ 1.4, it is 1.4. This is your volume of the wood in the entire stand, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड में से चारों कॉनिकल डिप्रेशंस के वॉल्यूम इस बार हटा दिए गए हैं, ठीक है ना। बस डायमेंशन देख लीजिएगा, 15, 10, 3.5 ये करेक्ट है, 4/3 पाई r स्क्वायर्ड h, ये 1/3 पाई r स्क्वायर्ड h वॉल्यूम ऑफ दी राइट सर्कुलर कोन होता है, इसमें भी ठीक है, ओके। वॉल्यूम के अंदर ऐसे देखो, वॉल्यूम के अंदर राइट सर्कुलर कोन इंप्रेशन डालकर हटा दिया गया तो वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट सरफेस एरिया के अंदर वो जो टोटल सरफेस एरिया पूछे तो वो ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24. तो base diameter 24
बना लिया कुछ इस तरह से। मुझे तो रेडियस में इंटरेस्ट रहता है तो मैं रेडियस की बात करूंगा। देयरफॉर रेडियस इज, दिस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट द हाइट? हाइट ऑफ सिलेंडर इज 220 सेंटीमीटर, तो ये 220 सेंटीमीटर है। दिस इज 220 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड, सर के ऊपर, उसके ऊपर अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8। इसके ऊपर एक सिलेंडर और है जिसकी हाइट मुझे दे रखी है कितनी? 60 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर है। और रेडियस कितना दिया हुआ है? इस छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल। इस पूरे डायग्राम, जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसका मास निकालना है। फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। तो आप क्या करोगे? इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का क्या करें? वॉल्यूम फाइंड करें। और जो भी वॉल्यूम आता है उसको आप 1 क्यूबिक का 8 ग्राम है ना, तो जितना भी क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर वॉल्यूम आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो टोटल मास आ जाएगा इन ग्राम्स। आप उसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मेरा टास्क ये रहेगा टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। Volume of the structure. Volume of the structure is volume of this cylinder plus volume of that cylinder. ठीक है ना? अब नीचे जो येलो वाला सिलेंडर है, अभी तो एक बार लिख देता हूं, इसका वॉल्यूम कितना हुआ? दैट इज पाई आर स्क्वायर्ड एच। तो पाई, मैं कैपिटल आर बोल रहा हूं, कैपिटल आर स्क्वायर्ड एच, वेयर capital R is 12 centimeter, capital R is 12 centimeter and capital H is 220 centimeter, and small r is 8 centimeter and small h is 60 centimeter, जो मैं आगे यूज करने वाला हूं। So this is pi r squared h plus pi r squared h. So this is pi r squared. R squared is 12 squared into capital H is 220 plus small r squared, that is 8 squared into small h, that is 60. Okay. So pi, use pi as 22/7 or it is given that it is 3.14. तो इसकी जगह पे 3.14 रख के ये जो वॉल्यूम है ये आपके पास में क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा, वट एवर इट कम्स, है ना, जो भी आता है। कैलकुलेशन तो आपका पार्ट है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आ गया। अब ये जो भी आया इसको अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ग्राम्स के अंदर मास मिल जाएगा। ठीक है, मास ऑफ द पोल, mass of the pole is equals to V into 8, V into 8 grams। उसको आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं है, दोनों के वॉल्यूम ऐड हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चंस अपन ने कवर कर लिए हैं। ये अपना शायद लास्ट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, और कल की क्लास के अंदर फिर आपसे मिलेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ मैथ का महाकुंभ m स्क्वायर्ड का, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, जो बहुत ही सिंपल है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक केयर।